हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। तो सर से जानते हैं कि सर ने कैसे तैयारी की। सर का सिलेक्शन हिंदी माध्यम से हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन पाना आज के टाइम में बहुत कठिन माना जाता है। तो सर से जानते हैं कौन सा अटेम्प्ट था, कैसे तैयारी की, कोचिंग ली नहीं ली, ऐसी तमाम प्रकार की बातें जो इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सर सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अशोक सोनी है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव बेरासर का रहने वाला हूं और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने वहीं ग्राम से ही की है और उसके साथ साथ मैंने स्वयं पाठ्य स्टूडेंट के रूप में ग्रेजुएशन की है। यूपीएससी में मेरा ये 5वां प्रयास था और मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में यूपीएससी में अंतिम रूप से सफलता प्राप्त की है जी। इसके पहले सर जैसे आपने बताया आपका 5वां प्रयास था, तो इसके पहले भी आप इंटरव्यू या मेंस लिखा है? हाँ, इससे पहले मैंने अपने दूसरे प्रयास में इंटरव्यू दिया था जिसमें मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया था। हाँ, तो सर बात करें जैसे आपने हिंदी मीडियम से सफलता हासिल किया। आज के टाइम पे बहुत से लोग बात करते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट तो कम आ रहा है। इसके पहले देखा जाए तो और भी हालत खराब थी हिंदी मीडियम का, अब 1-2 सालों से काफी ठीक हो गई है। तो आपको लगता है कि यूपीएससी सच में भेदभाव करता है हिंदी इंग्लिश मीडियम में? मुझे लगता है कि इसका यूपीएससी के स्तर पे भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट इस बार थोड़ा पिछले साल की अपेक्षा कम रहा है, जिसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि प्रीलिम्स इस बार काफी चैलेंजिंग था जी। लेकिन हाँ, ये होपफुली ये है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जैसे 2022 में काफी अच्छा रहा, इस बार भी आई थिंक 42 सिलेक्शन हुए हैं और लगातार बेटर हो रहा है विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं समझ रहा हूँ कि अब ये मीडियम का जो चैलेंज है वो अब यूपीएससी एस्पिरेंट के सामने धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट भी किए जा सकते हैं, जैसे अगर किसी भी प्रकार का जो ट्रांसलेशन है उसको और थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया पे और इंग्लिश और हिंदी ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। मीडियम का इतना ज़्यादा है नहीं, फिर भी एस्पिरेंट को ट्राई करते रहना चाहिए कि वो दोनों लैंग्वेज में थोड़ा अपनी कमांड बना के रखे, ताकि वो, क्योंकि एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर भी आपको फाइट करना है तो थोड़े से चैलेंजेस है। लेकिन अगर आप निरंतरता के साथ लगे रहें तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे सर आपने बताया कि आपको 5 अटेम्प्ट लग गए, तो सर जो आपकी तैयारी का जो आपके दिमाग में आया, तो बचपन से ही था कि आपने जब ग्रेजुएशन किया किसी ने आपको बोला कि एक यूपीएससी एग्जाम होता है तो आप यहाँ वहाँ जाके, राजस्थान से तो हम देखते हैं कि बहुत सारे आईएएस बनते हैं या बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, खासतौर पर हिंदी मीडियम से, तो आपके दिमाग में कहाँ से तैयारी का? मेरे दिमाग में यूपीएससी की तैयारी करने का विचार सबसे पहले जब मैं 12th क्लास में था तब मैंने जाना कि हाँ, आईएएस जैसा एक कोई एग्ज़ाम होता है और आईएएस जैसी कोई पोस्ट होती है। उसके बाद में जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मैंने इसके बारे में और जाना और सौभाग्यपूर्ण कुछ मेरे सीनियर उसी साल सेलेक्ट भी हुए थे, जो मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और तब से मैंने निश्चित रूप से ये ठान लिया कि हाँ, मुझे एक दिन करना तो यूपीएससी को ही क्लियर है, जिसमें आज मैं निश्चित रूप से ये मेरे लिए काफ़ी सुखद एहसास है कि मैं सफल हुआ हूँ। लेकिन मेरी ये सफलता सिर्फ मेरी न होकर मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कई रीज़न रहे हैं। सर जैसे बात करें, जैसे जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले रिजल्ट आपको किसने बताया है? आप बैठे थे कि रिजल्ट आने वाला, मैं देखूंगा, या आपके दोस्त जैसे हम देख रहे हैं खड़े हैं तो इन्होंने आपको फ़ोन करके बोला, या फिर साथ में थे ही तो उन्होंने बताया रिजल्ट आ गया और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, इतना रैंक आया? रिजल्ट के बारे में जैसा कि पिछले 1-2 दिनों से ही अपडेट थी कि हाँ 16 या 15 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट से कुछ समय पहले हाँ एंजाइटी ज़रूर थी और लग रहा था कि क्या होने वाला है, 10 साल की मेहनत का आखिरकार एक परिणाम आने वाला है, एक नया आयाम आने वाला है। तो एंजाइटी होना अपने आप में
है कि आपको एंजाइटी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट को लेके मैं थोड़ा सा अपनी मेहनत को लेके और मैं था कि हाँ हमारे हाथ में जो था वो हमने कर दिया है, और अब ये डिपेंड करता है कि रिजल्ट यूपीएससी के ऊपर है। तो फिर भी एंजाइटी रहती है, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो उससे पहले मेरे एक फ्रेंड ने फ़ोन किया था कि आपका पीडीएफ में नाम हुआ है, तो वो जो सुनना होता है वो अपने आप में एक सुखद एहसास होता है। तो यही था। सर जैसा कि आपने बताया, इसके पहले आपने सेकेंड टाइम में भी मेंस लिखा था, तो आपकी रणनीति क्या रहती थी? हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम में सी सेट नहीं होता सबसे ज्यादा तो लोगों का, क्योंकि हिंदी मीडियम मोस्ट ऑफ आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, तो सी सेट में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपने सी सेट की तैयारी कैसे की? सीसेट को लेके आपका क्वेश्चन काफ़ी वाजिब है, क्योंकि 2020 के बाद से हम देख रहे हैं कि हिंदी माध्यम के लिए सीसेट एक बहुत बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है। बिल्कुल। इवन ये कह सकते हैं कि 2020 के बाद सीसेट ने अपना जो नेचर है वो काफ़ी चेंज कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर सीसेट अपना नेचर चेंज कर रहा है तो हमारी स्ट्रेटेजी का नेचर भी चेंज किया जाना चाहिए, और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि हम पिछले 10 सालों के जो PYQs हैं उनको बहुत ही बेटर ढंग से माइन्यूट उनका डेप्थ एनालिसिस करें। तो इससे क्या होगा कि हमें यूपीएससी की एक अप्रोच पता चलेगी, और उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं। बिल्कुल। और निश्चित रूप से पिछले 2 सालों से हम देखते हैं कि यूपीएससी के जीएस की मेरिट काफ़ी कम हो गई है। उसका एक बड़ा रीज़न सीसेट है, और अब वो समय आ गया है कि हम जीएस और सीसेट दोनों पे इक्वली ध्यान दें और एक बेटर अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, जिसमें मेरे ख्याल से पीवाईक्यू पे ध्यान देना, और रीजनिंग और मैथ्स के लिए अलग से अगर आपकी कमज़ोर है तो आप उसको किसी टीचर के माध्यम से कवर कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक प्रैक्टिस सेट लेके उसको बार बार प्रैक्टिस करके उस पर ध्यान देना मेरे ख्याल से ज़्यादा एक बेहतर रणनीति होगी। बात कर रहे हैं जो प्रीलिम्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? क्या आपने जब तैयारी शुरू की उसके लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, या फिर जो आप देखते हैं बाहर मार्केट में बहुत सारी कोचिंग का मटेरियल मिलता है तो वो खरीद लिया फिर उसको पढ़ा? देखिए, यूपीएससी की पूरी जर्नी में अगर हम एक बात समझ लें कि हमें क्या पढ़ना है, इससे कहीं अधिक ये ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। जैसा कि आप बता रहे हो कि मार्केट में हाँ मटेरियल काफ़ी है, लेकिन अगर आप अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से डिस्कस करें या फिर पीवाईक्यू को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर लें, तो आपको ये बहुत अच्छे से एहसास हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। और अगर जब आप ये सीख गए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि आप क्वालिटी मटेरियल को सिलेक्ट करें और जो काम का नहीं है उससे दूर रहें। तो मेरे ख्याल से अगेन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि पीवाईक्यू इज़ द बॉस। आप पीवाईक्यू पे फोकस करो, और पीवाईक्यू ही आपको बताएगा कि कौन सा मटेरियल आपके लिए उपयोगी है या कौन सा नहीं है। जी। तो सर जैसे आपने लगातार 5 अटेम्प्ट दिए, तो इसके पहले जो आपके अटेम्प्ट में नंबर नहीं आ रहे थे, फाइनल सिलेक्शन रुक रहा था, तो इस बार आपने क्या अलग करने की कोशिश की या फिर जो हर साल कर रहे थे वही किया? मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन सिखाई है, सुनी है कि असफलता आपकी कभी अंतिम असफलता नहीं होती, वो सिर्फ एक सीख होती है। और हर एक प्रयास जो हमें सफलता नहीं दिला पाया है वो अपने आप में एक अपूर्ण प्रयास है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ आपकी गलतियां रही है। तो कोशिश करनी चाहिए एक अपने असफल प्रयास के बाद, या यूं कहें कि एक अधूरे प्रयास के बाद, क्योंकि कोई भी प्रयास तभी पूर्ण होता है जब आप उसमें सफल हो जाएं या उसको एक मुकाम तक प्राप्त कर लें। तो इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि आप देखें कि क्या गलतियां रही है, और कुछ एग्ज़ाम का नेचर को भी समझें। कई बार चीज़ें ये होती है कि आप मेहनत खूब करते हो लेकिन उसका परिणाम आपके हाथ में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप गलतियों को अपने समझें, अपनी गलतियों से सीखें और पीवाईक्यू को देखें, और जो एग्ज़ाम का नेचर है, क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी भी हम चेंज करें, तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से लंबे समय के पश्चात भी सही, लेकिन आपको अंतिम रूप से सफल बनाने में ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो बात करें जो अभी बच्चे, अभी प्रीलिम्स आने वाला है और जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, खास तौर पे हिंदी मीडियम वाले, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई टिप्स, कैसे तैयारी करें इस टाइम पे और आगे भी फ्यूचर में जो आगे अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो हिंदी मीडियम को लेके उनके मन में हमेशा से यही डर है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतना कम सिलेक्शन रेशियो। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ से निकलना होगा कि सिलेक्शन रेशियो कम है या ज़्यादा है। मैं तो कहूँगा हिंदी मीडियम में सिलेक्शन रेशियो, अगर हम बात मेंस के कैंडिडेट की करें, इस बार जैसे मेरे ख्याल से 400 या 500 लोगों ने मेंस दिया है, और उनमें से अगर देखा जाए तो करीबन 42 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 10% सक्सेस रेट है। अगर यहीं जब हम इंग्लिश में अगर कंपैरिजन करें तो करीबन 2500 लोगों ने मेंस दिया है, और उनकी अगर सक्सेस रेट देखें तो हम देख सकते हैं कि
हम इसमें एक बड़ा रीज़न ये है कि मैं माफ़ कीजिएगा 2500 नहीं, करीबन हम देखेंगे कि करीबन 14,000 लोगों के आसपास मैच दिया है और उसमें सिलेक्शन हुए हैं वो हमारे सामने है। बिल्कुल सर। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सक्सेस रेशियो कम है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के सामने बड़ी प्रॉब्लम प्रीलिम्स है अगेन, जी सर। और उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो हिंदी मीडियम को काफ़ी अच्छे मार्क्स अवार्ड होते हैं। इवन मैं कई बार खुद सरप्राइज हो गया कि मेरे जो मेंस के मार्क्स थे वो सरप्राइजिंग थे। तो ऐसा नहीं है, ऐसे में हिंदी मीडियम के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। एक बड़ी अच्छी लाइन बोली जाती है कि आपको नेगेटिव बोलने वाले 1000 होंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिविटी भी आपके अंदर है तो आप वो चीज़ कर लोगे। तो पॉजिटिविटी बना के रखनी है, क्योंकि वो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो पॉजिटिविटी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है जिसमें धैर्य की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, पेशेंस चाहिए आपको। कई बार समय लग जाता है, लेकिन लगे रहना, जो निरंतरता के साथ लगे रहेगा निश्चित रूप से वो अंतिम रूप से सफल होने में कामयाब होगा। सर एक जैसे आप जब इंटरव्यू हॉल में गए, इंटरव्यू देने गए थे, तो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद आपका 1-2 साल आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में गए, तो किस टाइप का इंटरव्यू था और कैसा इंटरव्यू रहा? सेटिस्फाइड थे आप जब बाहर निकले, यार आपको लग रहा था नहीं शायद मेरा इंटरव्यू खराब? नहीं, इस बार मैं अपने इंटरव्यू को लेके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था। पिछली बार हाँ मुझसे कुछ मुझे लगा कि ऐसी कुछ छोटी मोटी चूक हुई है, लेकिन इस बार मैं काफ़ी रिलैक्स था। पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं काम था। ये एक कह सकते हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस था या फिर एक मैच्योरिटी थी, लेकिन मैं पूरे इंटरव्यू के बाद काफ़ी काम था और इंटरव्यू के दौरान भी। और इसके एक बड़ी चीज़ है कि अगर जब हम आस्तिकता पे विश्वास करने लगे ना, जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो अब कई बार ये होता है ना कि हमारे हाथ में है नहीं। जब हम खुद को इस पोजीशन से निकाल लें कि सब कुछ मेरे हाथ में है, तब हम कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ परफॉर्म करना है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये चीज़ जब हम जान पाते हैं, यही चीज़ मेरे साथ थी इस बार जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, मैं सोच रहा था कि जो है वो भगवान देख लेगा। मेरे हाथ में ये तैयारी थी, मैंने कर ली, अब जो अंदर होगा देखा जाएगा। और यही एक जो पॉजिटिविटी है वो उस 30 मिनट के इंटरव्यू के दौरान मुझे पूरा पॉजिटिव बना के रखी, और मेरे लिए ये थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट रहा। सर अंत में तो स्टूडेंट के लिए कोई ऐसी 5 टिप्स जो उनकी तैयारी में हेल्प करें? यार ऐसा कोई 5 पॉइंट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हाँ कुछ चीज़ों पे फोकस करो। एक तो यार पहला मेरा यही रहेगा कि आप अपने जो स्केड्यूल बना रहे हो उसके प्रति डिसिप्लिन रहो। ठीक है, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बहुत सी करनी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के प्रति जो डिसिप्लिन है वो नहीं टूटना चाहिए। दूसरा कि यार हेल्दी रहना आपका बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं इवन कहूँगा कि पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्दी रहो, क्योंकि कहते हैं ना कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। और तीसरा कि आप जितना पढ़ो उसको कम से कम वीक में 1 बार रिवाइज भी करो। और चौथा कि यार कम से कम बुक्स पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। वो कहते हैं ना कि 10 अलग अलग बुक्स पढ़ने से कहीं अधिक अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। और 5वां कि यार होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो कि यार नहीं कि यार लाखों लोगों में से एक का हो रहा है, कि यार एक का भी हो रहा है ना, कि मतलब कितना भी अंधेरा हो तो दीपक तो एक है, तो उसकी तो एक वजूद है ना, तो वो दीपक खुद को मानना है और लगे रहना है। सर जैसे आपने अभी छेड़ा कि टाइम टेबल, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? कुछ टॉपर बोलते हैं कि हम तो 18 घंटे 16 घंटे पढ़ते थे। यार हम मशीन नहीं है वही और ये होता नहीं है एक्चुअली में। और हर किसी इंसान का मैं सोचता हूँ कि ये अपना अपना है, हर किसी को अपने अनुसार देखना चाहिए। कोई अगर 10 घंटे पढ़ पा रहा है तो 10 घंटे ही पढ़े। आप कितने घंटे पढ़ते थे? नहीं, मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं ऐसे था। एक एवरेज हम देखें तो एवरेज ये है कि जब एग्जाम सामने हो तो कोई घंटों की कैलकुलेशन रखनी नहीं है। और मैं कभी घंटों की कैलकुलेशन पे ज्यादा इतना विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ ये 7 दिनों में मुझे इतना कंप्लीट करना है, अगले 15 दिनों में मुझे इतना करना है। इसके लिए भले ही हो सकता है मैं 7 दिनों में 3 दिन सोया रहूं, लेकिन 4 दिन में कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करना रहना चाहिए। और एटलीस्ट जो आपने टारगेट बनाया है उसका 80-90% कंप्लीट होना चाहिए। ये डिसिप्लिन अपना पहला रूल है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।